नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है आबू धाबू में मंदिर। वैसे मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा बहुत अच्छी लगती है। वो ऐसे पहले व्यक्ति थे गौतम बुद्ध, महावीर के बाद, जिन्होंने भारतीय समाज को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। वैसे वैदिक काल में वैदिक ऋषियों ने भी भारतीय समाज को बहुत ही सिस्टम तरीके से एक नई दिशा दी थी, पर स्वामी दयानंद सरस्वती बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उनकी विचारधारा आज भी महत्वपूर्ण है। भारत की बहुत सी समस्याओं का समाधान हम उनकी विचारधारा के द्वारा कर सकते हैं। वैसे स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन काल में ही उनके बहुत से लोग प्रशंसक बन गए थे और बहुत से लोग उनके अनुयायी बन गए थे। कुछ लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला भी किया था और उनकी हत्या करने का भी प्रयास किया था, पर ऐसे लोग उनके विचारों को समाप्त नहीं कर पाए। अब मैं आपके समक्ष अपना लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है आबू धाबू में मंदिर। कुछ दिन पहले आबू धाबी में मंदिर का निर्माण हुआ था। वैसे वैदिक धर्म निराकार ईश्वर में विश्वास करता है, अर्थात वैदिक संस्कृति निराकार ईश्वर की उपासना में विश्वास करती है। पर वैदिक धर्म के कार्यक्रम के लिए भी एक मंदिर को ही बनाया जाता है। अरब के देशों से भारत का बहुत सा व्यापार होता था और अभी भी होता है। ये व्यापार खरबों रुपए का है। सऊदी अरब ने नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया था। सऊदी अरब से भारत कच्चा तेल बहुत बड़ी मात्रा में आयात करता है। अरब देशों में लोकतंत्र नहीं है। सिर्फ तेल के दम से अरब देश अकूत मुनाफा कमा रहे हैं। ईरान भी तेल से अकूत मुनाफा कमा रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिहादी आतंकवाद को एक मनुष्य विरोधी विचार सिद्ध किया था। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती का उद्घाटन किया था। एक तरफ दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश है, जो कि जिहादी आतंकवाद को एक मनुष्य विरोधी विचार सिद्ध करता है। भारत में भी बहुत से आतंकवादी संगठन हैं जिन्होंने भारत को इस्लामिक देश बनाने की योजना बनाई हुई है। दूसरी तरफ छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण करने के लिए देश के हित को बेचने में जरा सा भी संकोच नहीं करती है। तीसरी तरफ विकसित देश भारत को बर्बाद करने की जहरीली योजना बनाकर बैठे हुए हैं। जब देश के अंदर और बाहर इतने शत्रु हों तो भारत कैसे विकसित देश बन सकता है। पिछले 10 सालों में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कुछ दिनों के बाद भारत विश्व की तीसरी या दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। विकसित देश बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि भारत उनकी बराबरी पर आ जाए। विकसित देश भारत की छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियां और आतंकवादी नरेंद्र मोदी की हत्या भी करवा सकते हैं और कर सकते हैं। भारत में सक्रिय बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कम खतरनाक नहीं हैं। उनका भी सिद्धांत सीधा सा है, जब किसी देश की आर्थिक सत्ता पर कब्जा कर लिया जाए
तो उस देश की राजनीतिक सत्ता अपने आप ही कब्जे में आ जाती है। अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश से बाहर नहीं निकाला है, न ही उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के परम नकारात्मक व्यवहार के बारे में कुछ कहा है, न कुछ किया है। ये उनकी कमजोरी सिद्ध हो सकती है। वैसे वे भारतीय टेक्नोलॉजी का बहुत ही श्रेष्ठ विकास कर रहे हैं और अन्य क्षेत्रों का भी बहुत ही श्रेष्ठ ढंग से विकास कर रहे हैं। अरब देश अपने आप को बदल रहे हैं क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि अगर वो नहीं बदलेंगे तो उनका विनाश निश्चित है। सिर्फ तेल के दम से लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। अरब देश लोकतंत्र को अपनाने का गंभीर प्रयास नहीं कर रहे हैं। अरब भारत में भी जो लोकतंत्र 2000 पहले से ही था वह भी एक बहुत ही भ्रष्ट और विनाशकारी तंत्र ही था, जिसने लोकतंत्र का परम घटिया मुखौटा पर पहना हुआ था। अरब देशों का समाज तेल के पैसे को परम विलासिता पर खर्च कर देता था, पर अब उन्होंने अपनी विलासिता को थोड़ा सा कम कर दिया है। अरब देशों को एक ना एक दिन तो लोकतंत्र को अपनाना ही पड़ेगा। कुरान में जो इन धर्मों के विरुद्ध जहर उगला गया है उसे अब किस रूप में लिया जा सकता है? क्या उस पर मौन साध लिया जाए? नरेंद्र मोदी जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है, मोहन भागवत ने भी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा है। इन लोगों को भारत के भीतरी और बाहरी शत्रुओं के बारे में अच्छी तरह से पता है। भारत के ज़्यादातर मुसलमान 1947 में जिन्ना और मुस्लिम लीग के साथ थे। भारत के विभाजन के बाद भारत के मुसलमान कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस ने उन्हें अपना वोट बैंक बना लिया। इस रणनीति ने कांग्रेस को खूब लाभ पहुंचाया, पर कांग्रेस धीरे धीरे परम भ्रष्टाचार और परम आतंकवाद के दलदल में डूबती गई और इतनी ज़्यादा डूबी कि उसने राष्ट्रीय हितों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। 2014 से पहले ये पार्टी पूर्ण रूप से आतंकवादियों और अपराधियों की पार्टी बन गई थी। आज भी भारत में ज़्यादातर जिहादी लोग गजवा हिंद की विचारधारा में विश्वास करते हैं। भारत के अधिकांश लोग बहुत पिछड़े हुए थे, उन्हें जीवन की विकट समस्याओं ने पूर्ण रूप से पराजित कर दिया था, पर 2014 के बाद परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। योग की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया था, पर सबसे ज़्यादा प्रभावित भारत के लोगों को किया था, क्योंकि योग की उत्पत्ति भारत में हुई थी। इसलिए भारत के लोग योग से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे और अभी भी हो रहे हैं। वैसे स्वतंत्रता के समय 1947 में ही भारत के व्यापारिक रिश्ते अरब देशों से स्थापित हो गए थे, पर 2014 के बाद भारत के संबंध अरब देशों से बहुत अच्छे हो गए हैं। भारत के लोग सबको अपना समझते हैं, पर भारत में और अन्य देशों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गजवा हिंदी की विचारधारा में विश्वास करते हैं। ऐसे लोग संपूर्ण मानव जाति के लिए अभिशाप हैं। ऐसे लोग मिट्टी मिल जाएंगे। अगर अबू धाबी के मंदिर निर्माण से अरब देशों में भारत के प्रति जागरूकता आती है तो ये एक अच्छी बात है। अबू धाबी और अन्य अरब देशों में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ लोकतंत्र जरूर आएगा। जब अरब देशों ने आधुनिक युग की बहुत सी चीज़ें अपनाई हुई हैं तो धीरे धीरे वहाँ लोकतंत्र भी जरूर आएगा। ओवैसी के छोटे भाई ने एक बार कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए मुस्लिम पुलिस को हटा दो तो हम लोग हिंदुओं को नष्ट कर देंगे। अगर यही बयान कोई अमेरिका में देता तो उसे 50 साल की सज़ा होती, पर भारत का कानून इतना घटिया है कि इसे कोई सज़ा नहीं हुई और वह अभी भी आराम से नेता बनकर घूम रहा है। वह आए दिन कोई न कोई ऊटपटांग बयान देता रहता है। भारत के अधिकांश मुसलमानों की मानसिकता ऐसी ही है। राम मंदिर के निर्माण से कोई मुसलमान ना तो खुश है ना ही प्रसन्न है।
अब मुसलमान कह रहे हैं कि मथुरा और काशी भी मत मांगो। भारत की परम भ्रष्ट नेताओं ने ऐसा खतरनाक वातावरण बना दिया था जिसमें कि यह स्थिति आ गई थी, हिंदू तो सेकुलर रहे और मुसलमान गजवा हिंद करें। भारत का लोकतंत्र अभी भी मजबूत नहीं हुआ है। अरब देश भारत से गहराई से जुड़ रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है और भारत के लिए भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों से भारत में आतंकवाद का निर्यात किया था। आज पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो गया है। अफगानिस्तान भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बांग्लादेश भी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। शीघ्र ही इन देशों में गृह युद्ध भड़केगा, तब इन देशों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। फिर वहाँ पर मानवता का शासन होगा, फिर वहाँ पर जीवन का शासन होगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर दबा दें और लाइक भी कर दें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।